नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, पूरे विश्लेषण और पूरी जानकारी के साथ, वो भी तेज रफ्तार के साथ। बिहार में एनडीए के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैली का दौर आज भी जारी रहा। आज सीएम योगी ने जमुई, भोजपुर और पालीगंज में रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने जनता से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही सीएम योगी कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसे भी। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में अंतर यही है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है। और हमारे लिए जब देश ही परिवार है। भारतीय जनता पार्टी जदयू की बिहार की सरकार ने विकास का जो मॉडल और सुशासन का जो मॉडल दिया है, इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यूपी में 7 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 7 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता गुरुवार से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। गुरुवार यानी कल सीएम योगी अमरोहा की नौगांव सादात विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी बुलंदशहर और टुंडला विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के लिए भी जनसभा करेंगे। बिहार की चुनावी कमान संभालने के साथ साथ कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की कमान भी संभाल लेंगे। कल 3 सीटों पर वो संबोधन करेंगे। 3 सीटों पर जनसभा होगी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे। वो सीटें रहेंगी बुलंदशहर, अमरोहा और टुंडला। उसके बाद 27 तारीख को 2 जनसभाएं होंगी उनकी। बांगरमऊ में जनसभा होगी और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। और 31 अक्टूबर को मल्हनी और देवरिया में वो संबोधन करेंगे। तो वहीं 24 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन किया। इस दौरान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद थे। रामगोपाल यादव ने 5वीं बार उम्मीदवार बनाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। एक तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को और सारी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज मुझे राज्यसभा के लिए 5वीं बार उम्मीदवार बनाया। जब देश की सारी जनता और प्रदेश की जनता दुखी है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो सत्ताधारी दल के मन दुखे। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि यूपी में राज्यसभा के 10 सदस्यों का आगामी 25 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की इन 10 सीटों के लिए 9 नवंबर को वोटिंग होगी और 9 नवंबर की शाम को ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सियासी गणित के हिसाब से एसपी को सिर्फ एक ही सीट मिलती दिख रही है। सहारनपुर के फतेहपुर इलाके में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें आसपास के जिलों के हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन ने इस महापंचायत का आयोजन किया था। महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत भी किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान कृषि सुधार बिल और गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। आज जिस हिसाब से जो बिल आया है सरकार का और उसका असर आना शुरू हो गया है, हम धान अगर हम अपना बेच रहे हैं तो 1300 और 1400 रुपये पर क्विंटल पे धान हमारा बिक रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आज हमारे सामने आ रही। गन्ने के भुगतान का मामला हो या और कोई मामला हो, बिजली की समस्या हो, तो ये पंचायतें करनी पड़ेगी। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं और सरकार से या तो सरकार बातचीत से मानेगी। महापंचायत के दौरान किसानों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगे। ये आरोप बीजेपी की महिला मोर्चा के एक नेता ने लगाए हैं, जिसको लेकर महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री सीमा चौहान ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। 17 तारीख को मेरे मोबाइल पे 2 बार फोन भी किया। एक ये कीपैड, इस पे भी फोन किया। एक बड़ा फोन है, उसमें भी फोन किया और बोले मैनपुरी में बिल्कुल भी ये मतलब ये लोगों का ये आप लोग करती हो, बिल्कुल ये बंद कर दीजिए। आपने कोतवाली में जाके मैंने तो समझौता दोनों लोगों कराए हैं। बोले मैनपुरी में रह नहीं पाओगी और मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और जाति के लेके बहुत गंदी गालियाँ दी।
पुलिस ने मैनपुरी के सदर विधायक राजकुमार यादव पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। राजकुमार यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जाता है। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्तियों की जांच ईडी ने तेज कर दी है। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को आज ईडी ने पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया। ऋचा दुबे अपने दोनों बेटों के साथ आज दोपहर लखनऊ स्थित ईडी दफ्तर पहुंची। ऋचा दुबे अपने दोनों बेटों के साथ ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। इस वक्त ईडी ने उनको समन करके बुलाया था। विकास दुबे की संपत्तियों के बारे में ऋचा दुबे से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने इनको ताकीद की थी कि जो भी संपत्तियां हैं उनके कागजात लेकर ऋचा दुबे हाजिर होंगी। ईडी ने कानपुर की संपत्तियों को लेकर ऋचा से बैंक डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे थे। सूत्रों की माने तो ईडी को अपनी जांच में अब तक विकास दुबे और जय वाजपेयी से जुड़े 139 संपत्तियों का ब्यौरा मिला है। इसके अलावा 13 बैंक खातों की भी अहम जानकारी हाथ लगी है। दरअसल लंबी छानबीन के बाद ईडी ने 14 सितंबर को विकास दुबे और उसके खास साथी जय वाजपेयी समेत 36 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जय वाजपेयी विकास दुबे का फाइनेंसर था, जो फिलहाल जेल में बंद है। अयोध्या में आलू के बीज खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलू के बीज पाने के लिए सुबह 6 बजे से ही आलू बीज वितरण केंद्र पर किसानों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो दोपहर होते होते काफी लंबी हो गई। न तो किसानों के चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। और इतना भीड़ कोरोना काल में आप देख रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। अधिकारी एक समय पे नहीं आए। ये सब 8 बजे के बाद आए। यहाँ सुबह 8 बजे से सुबह 6 बजे सब लाइन में लगे हैं। दरअसल आज सभी किसानों को आलू के बीज का वितरण होना था, लेकिन डिमांड के मुताबिक आलू के बीज उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बीज के लिए मारामारी देखने को मिली। मंडी का रेट अधिक होने के कारण और हमारा विभागीय रेट कम होने के कारण जो है, इसलिए जो है यहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है किसानों से। सोशल डिस्टेंस के लिए किसानों के लिए कहा जा रहा है, लोग पालन भी कर रहे हैं, मास्क वगैरह लगाए हैं। करीब 2 घंटे बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। हरदोई के सदर तहसील के सुहेड़ी गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद के बगैर सुखेता नदी पर लकड़ी का पुल बना डाला। बांस बल्ली के सहारे 80 मीटर लंबा लकड़ी का पुल तैयार किया गया है। हर साल बरसात आने पर गांव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि संपर्क मार्ग नहीं था। उनको नाव या बांस बल्लियों के सहारे से नदी को पार करना पड़ता था। फिलहाल कई नेता उस गांव में गए, पुल बनाने का वादा करके आए और कई अधिकारियों से इन लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हो सका। दरअसल नदी पर पुल बनाने का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में ठेकेदार ने काम बंद करवा दिया। आज वो लोग पुल बनाने आए थे, कुछ दिन यहाँ काम करते रहे, फिर चले गए। दोबारा यहाँ कोई मुड़कर आया नहीं। बरसात के समय गांव चारों ओर से पानी से घिरा रहता है, जिससे ग्रामीणों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। ऐसे में लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब पुल बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। कानपुर में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना नरवल थाना इलाके के गांव की है, जहां दबंगों ने पुलिस से शिकायत वापस लेने को लेकर महिला को जमकर पीट डाला और पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। वहीं जिस दौरान ये मारपीट हो रही थी, उसकी तस्वीरें वहां मौजूद एक शख्स अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। लड़की की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उधर हाथरस के सिकंदरा राव में 2 वकीलों के बीच हाथापाई हो गई। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। मारपीट को लेकर तहसील में भगदड़ मच गई। दोनों वकीलों के साथी वकील बीच बचाव के लिए आए, लेकिन काफी देर तक तहसील में घमासान होता रहा, जिसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई के लिए दोनों ओर से तहरीर दी गई। वकीलों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पश्चिमी यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मेरठ में 2 जगहों पर हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पहली मुठभेड़ कंकरखेड़ा इलाके में हुई, जहां पुलिस और पशु तस्करों का आमना सामना हो गया। पशु तस्कर मुजफ्फरनगर से आ रहे थे। उनकी गाड़ी में प्रतिबंधित मांस था। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस की गोली बदमाश रिजवान को लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अब्दुल रहमान मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी से 6 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक लिसाड़ी गेट इलाके में इस मांस की सप्लाई की जानी थी। वहीं दूसरी मुठभेड़ कोतवाली इलाके में हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान नदीम उर्फ चुहिया के रूप में हुई है।
जिस पर मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बदमाश का एक और साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मुठभेड़ थाना 24 के अंतर्गत हुई है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश सिटी फॉरेस्ट की तरफ भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान अभय उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है, जो हापुड़ का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज है, जबकि फरार बदमाश की पहचान चीता के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम में ज्वेलरी की लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ सिहानी गेट इलाके के नंदग्राम की है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पकड़े गए बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए दुकान की रैकी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। तो गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बताया कि इनके 2 साथी असगर और अब्दुल ये आज फिर दिन दहाड़े एक लूट के प्लान कर रहे हैं। तो इनको जब घेराबंदी की गई तो इस जगह पर इन्होंने पुलिस पर फायर किया है और इनको जवाबी फायर में जो बताया गया है, इनको ये घायल हुआ है असगर और अब्दुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लूट की जो सामान था वो बरामद कर लिया है। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली इलाके में एक घर में बंधक बनाकर लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। बदमाशों ने असलहों के दम पर महिला को बंधक बनाया। घटना पश्चिम टोला मोहल्ले की है, जहां वेल्डिंग का काम करने वाले कमलेश के घर पर देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। वारदात के दौरान घर में कमलेश की पत्नी, बेटी और मां मौजूद थी। अंदर हम लेटे थे, वो आया, हमारे पैर पकड़ा तो मैंने धक्का दे दिया, फिर हाथ पकड़ लिया, पीछे से एक आया तो मेरा गला साध दिया और उसके बाद में चाबी पूछने लगा। हमने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। वहीं लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस इसे लूट नहीं मानते हुए महज चोरी की वारदात बता रही है। थाना पूर्वा ने इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर गहनता से विवेचना की जा रही है। जल्द प्रथम दृष्टया चोरी होना पाया जा रहा है। जल्द से जल्द अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कोतवाली से कुछ ही दूरी पर लूट की वारदात से पुलिस महकमा सवालों के घेरे में है। हाथरस में एक युवक को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। युवक की हालत गंभीर है, जिसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना सासनी कोतवाली के भीका गांव के नगला की है, जहां युवक एक घर में पेंटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान साथ में काम कर रहे युवक ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मैं पेंट्री कर रहा था, बिना बात को पता ना, वो बीड़ी पी रहा था एकदम कपड़े में, तो उठा के भागा, कपड़ा भीग गया था, एकदम मारी थी वहाँ ने, मेरी छाती पे पड़ी थी पेट्रोल। मैं एकदम भागा था, पूरा जल गया। मैं बुस्सट फाड़ रहा था, पटरी भी नहीं थी, बड़ी कोशिश कर रही थी, दूसरे भाई ने फाड़ी और मैंने फाड़ी थी बड़ी। तो क्या रंजिश थी क्या कोई? कोई रंजिश नहीं भाई, मैं जानू भी नहीं वैसे तो मैं। तो क्यों जला दिया? पता नहीं भाई। पीड़ित युवक फतेहपुर सीकरी का रहने वाला है, जो हाथरस में रिश्तेदार के घर रह रहा था। वहीं युवक को जलाने के बाद उसका साथी मौके से फरार हो गया। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।